ओके राइट। देखें हमारे पास ये एक रिएक्शन है सल्फ़र डाइऑक्साइड और उसका रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन गया। ये मैंने एक केसी का रिलेशन लिखा है जैसे आपने केसी का एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किए थे, अगर आपको याद हो तो a-2x और b-x और इसके 2x बन गए और इसका 2x का स्क्वायर होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे इसके v आएगा, v इधर भी आएगा, इधर इसका स्क्वायर होगा v का और इसका सिंगल, तो 3v तीसरा v ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मसलन आपने ये डायरेक्ट रिलेशन लिखना है या लिखा है मैंने, इसके अंदर पूरी जो कैलकुलेशंस है अगर आपको करने की ज़रूरत हो तो आप सेपरेट रह कर जो है कर सकते हैं इसको पूरा डिटेल से। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या बात देखी? हमने ये देखा कि SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है? SO3, और उसके हमारे पास 2 मोल यानी 2x जो हैं वो उसके मोल आ रहे हैं SO3 के। ऐसे ही अगर फ़र्ज़ करें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट ना करे, यानी ऑक्सीजन जो है SO2 के साथ रिएक्ट, तो SO3 बनेगा नहीं। इसका मतलब x क्या होगा? 0। x क्या होगा? 0। अगर हम ये बात फ़र्ज़ कर लें कि x वो मोल ऑफ ऑक्सीजन है, x दैट हैज़ रिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम, जिन्होंने रिएक्ट किया और SO3 बना है, तो ये बात गलत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर देखें, अगर फ़र्ज़ करें इधर x कितने बनेंगे, ज़ाहिर बात है जिस हिसाब से ये उसके साथ रिएक्ट करेगा उतने ये बन जाएंगे। तो x मोल ऑफ ऑक्सीजन जो हैं दैट हैज़ रिएक्टेड, यानी वैसे मोल ऑक्सीजन के भी हैं लेकिन उसमें से जो रिएक्ट कर गए हैं वो x हैं। मेरी बात समझ में आ गई? देखें मैंने b-x किया ना, इसका मतलब x वो मोल ऑफ ऑक्सीजन है जो रिएक्ट कर गए हैं, और अगर x 0 है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं या ऑक्सीजन ने रिएक्ट नहीं किया। अगर ऑक्सीजन ने रिएक्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली इट विल नॉट फॉर्म, ये नहीं बनेगा। अगर ये x है वो रिएक्ट कर रहा है तो ये SO3 बन रहा है। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए बात। अब हम इसकी अगली बात करते हैं। अगर आप देखिए x और v को, x और तो x और v एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नजर आ रहा है? अगर 2 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूं तो उनके दरमियान रिलेशन इनवर्स होता है। कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स। अब बातें जरा गौर से अंडरस्टैंड करनी है। इसका मतलब अगर आप v को बढ़ाएं, ज्यादा करें, इंक्रीज करें, तो x को कम होना होगा क्योंकि केसी कांस्टेंट है। अगर हम v को क्या करें? बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो x क्या होगा? कम होगा। अगर x कम हो तो ये जो ऑक्सीजन के कम मोल रिएक्ट करेंगे, बोलो बोलो, x कम होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ गई? x किस डायरेक्शन, यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? क्योंकि वहां तो x कम हो रहा है, और बोलो इसका मतलब कम से कम मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे। जब कम होना शुरू हो जाएंगे तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा? बैकवर्ड। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ आ गया पॉइंट? कि व्हेन v इज लार्ज, v कब लार्ज होगा? जब प्रेशर इज लेस, प्रेशर इज डिक्रीज्ड। जब प्रेशर डिक्रीज है तो वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इंक्रीज है तो x के साथ उसका इनवर्स रिलेशन, x इज डिक्रीज्ड। x डिक्रीज है तो लेस मोल ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट, लेस मोल ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट, इट मींस रिएक्शन विल मूव टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव टू द, क्लियर? अगली बात है, अगर हम v को कम कर दें, कैसे कम करें? प्रेशर को बढ़ाकर, प्रेशर बढ़ाकर x को कम कर, v को कम कर दें, v कम हो जाएगा तो x बढ़ेगा। इसका मतलब मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल रिएक्ट, इट मीन रिएक्शन विल मूव टू द
फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट है। मेरी बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम एक और रिलेशन रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3 प्लस Cl2 में डिकम्पोज हो गया। सेम उसी तरह आप इसका रिलेशन लिखेंगे। देखिए 0 0 व्हेन T इज इक्वल टू TeQ, इक्विलिब्रियम आ गया, इसके x मोल बन गए और इसके, तो इसके A लिए थे, अब क्या हो गए Kc लिखोगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय V इनटू A माइनस x। ये डायरेक्ट लिखा है। आप इसको जब सिस्टमैटिकली लिख लेंगे, चीजें मैंने लिख दी हैं, तो ऑब्वियसली यू विल राइट इन दिस वे। अब देख रहे हैं कि x का v के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। x और v डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड मीन डायरेक्ट रिलेशन। और इसका मतलब अगर आप v को ज्यादा करें तो x भी ज्यादा होगा। यहां पर हम x फर्ज कर रहे हैं वो मोल ऑफ PCl5 दैट हैज डिकम्पोज्ड, वो मोल ऑफ PCl5 जो डिकम्पोज हुए हैं। फर्ज करें आपने A के 20 मोल लिए थे, उसमें से 5 मोल डिकम्पोज हो गए, तो इसका मतलब x 5 है। x क्या है? जो डिकम्पोज हुए हैं, जो बाकी बचे हैं वो क्या है? वो A माइनस x है। वो क्या है? जो शुरू में लिए थे 20 वो A है। A माइनस x का मतलब है कि जो बाकी बच गए। कितने बाकी बच गए? 5 रिएक्ट कर गए, इसका मतलब x 5 है। 20 माइनस 5 तो कितने रह गए? 15। क्लियर होगी बात? अब अगर आप v को बढ़ाएं तो x बढ़ेगा, इसका मतलब मोर एंड मोर PCl5 मॉलिक्यूल विल डिकम्पोज। और बोलो जब x v बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 डिकम्पोज होंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल डिकम्पोज होंगे तो मोर एंड मोर PCl3 एंड Cl2 विल बी फॉर्म्ड। ज्यादा से ज्यादा बनेगा, इसका मतलब रिएक्शन विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल गो टू द, अगर आप v को कम कर दें तो x कम होगा, इसका मतलब इसके मोल कम होना शुरू, कम डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। कम डिकम्पोज होंगे तो रिएक्शन विल गो टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। शाबाश जी। मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी आसान सी ट्रिक समझाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस लिखे हैं, एक एक्सोथर्मिक है और दूसरे एंडोथर्मिक हैं। आप लोगों को इसका ऑलरेडी पता है कि एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट लाइब्रेट होती है। हीट क्या होती है? खारिज होती है, वो एक्सोथर्मिक होते हैं। और एंडोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज लाइब्रेटेड एंड एंडोथर्मिक आर दोज इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अब ज़रा गौर से समझिएगा। इस केस में, ये जो केस मैंने लिखा है, इसमें हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम है देन, ये बात पे आप एग्री करते हैं? अगर आपको 7वां चैप्टर जो है थर्मोकेमिस्ट्री का याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कुछ रिएक्टेंट्स हीट को, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को खारिज करके प्रोडक्ट में चले जाते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट की हीट जो है वो कम हो गई देन डेल्टा H लेस देन 0 भी इसी वजह से है, क्योंकि डेल्टा H किसके बराबर होता है? डेल्टा H बराबर होता है HP माइनस, जब ये लेस होगा, ये वाला लेस होगा तो अल्टीमेटली जवाब नेगेटिव में होगा। जवाब नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0। मैथमेटिकली हम लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव लेते हैं और कहते हैं। अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि डेल्टा H लेस देन 0 इट मीन प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से कम है। मेरी बात समझ में आ गई? रिएक्टेंट्स दे आर नॉट नीडिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी हासिल नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास जो हीट है वो भी क्या कर रहे हैं? खारिज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब सिंपल, आप उसकी कंडीशन देखें।
अगर मैं आपको इसकी सादा सी मिसाल देता हूँ, एक बंदा है उसको गर्मी लग रही है, क्या लग रही है, और आप उसको चूल्हे के करीब बिठा दें तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ना, ऐसे ही ना। अब उसको और गर्मी के पास लेकर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो और जो है ना अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। बस इसी तरह की इसकी मिलती जुलती मिसाल है जिससे आप बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई सिस्टम तो ऑलरेडी हीट को लाइब्रेट कर रहा है, अगर आप उसको मजीद हीट करेंगे वो बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा, वो बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा। वो फॉरवर्ड में अपनी हीट को लाइब्रेट करके जा रहा है, वो फॉरवर्ड में अपनी हीट को लाइब्रेट करके, हीट को खारिज करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो कभी भी फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, वो बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने उसको फॉरवर्ड में रखना है तो यू विल कूल द सिस्टम, आप सिस्टम को कूल करेंगे, आप उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, क्योंकि उसको डाउन टेम्परेचर चाहिए, उसको डाउन डिक्रीज्ड टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए बोलो? डिक्रीज टेम्परेचर चाहिए। अगर आप सिस्टम को टेम्परेचर को डिक्रीज रखेंगे, क्या रखेंगे बोलो? डिक्रीज रखेंगे तो इट विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई एम डिस्कसिंग अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Exothermic reactions will favor to the forward direction by cooling, and they will move into the backward direction by heating. क्लियर होगी बात? समझ आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आ जाएं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक में मैंने एक सॉल्युबिलिटी की बात की है, पोटाशियम आयोडाइड है, नजर आ रहा है आपको? इट इज गोइंग टू सॉल्युबलाइज इन वाटर। सॉलिड मैंने उस तरफ लिखा है, उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट लिखी है, ये फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है। इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड इट हैज डिजॉल्व्ड एंड देन KI बिकम एक्वस। एक्वस मैंने साथ लिख दिया। डेल्टा H सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ एनर्जी जो है वो जज़ब हो गई है, और जो एनर्जी जज़ब हुई है उसका नाम है, वो है 21.4 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब आपने ये बात ये ज़हन में रखनी है कि इसको एनर्जी चाहिए, इसको हीट चाहिए फॉरवर्ड में जाने के लिए। अगर आप इसको हीट दे रहे हैं तो वो फॉरवर्ड में जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? और बोलो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको हीट देते रहेंगे तो ये फॉरवर्ड में जाता रहेगा, अगर आप इसको कूल करेंगे तो ये बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उसके लिए क्या होता है बोलिए? हीट करने से वो क्या होते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, और कूल करने से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। यहां पर बहुत सारी एग्जांपल्स उसने दी हैं। उसने कहा है कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन है। क्या है? एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन है। मतलब जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं तो वो, अगर आप गर्म करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे, अगर आप उनको ठंडा रखेंगे तो वो डिसॉल्व होंगे। ठंडा रखने से क्या मुराद है? चूना है, चूने को ठंडे पानी में हल करें तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्युबलाइज होता है, गर्म पानी में वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, गर्म पानी में हल। इसका मतलब उसकी एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन है। एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन जिस कंपाउंड की भी होगी वो ठंडे पानी में कम टेम्परेचर रखने से हल होगा, ज्यादा टेम्परेचर रखने से वो बैकवर्ड आएगा, वो हल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस टू मूव द फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर्स द हाई टेम्परेचर, उसके लिए हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल है, और लो टेम्परेचर जो है इज फेवरेबल फॉर बैकवर्ड डायरेक्शंस, फॉर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर होगी बात? अब जनाब आखिरी जो केस मैंने लिखा है जिसको हम केस 3 कह रहे हैं, यहां पर देखें मैंने डेल्टा H ग्रेटर देन 0 लिखा है, और केस 3 के लिए मैंने लिखा है डेल्टा H अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। इसका मतलब है हीट इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड, ना हीट खारिज हो रही है ना जज़ब हो रही है। तकरीबन हीट ऑफ रिएक्टेंट हीट ऑफ प्रोडक्ट के तकरीबन बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब डेल्टा H 0 हो गया। कह रहा है ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सेंस में क्या होता है, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, वो कह रहा है सोडियम क्लोराइड को ठंडे पानी में हल कर लें
या गर्म पानी में हल कर लें। सोडियम क्लोराइड को बोलो ठंडे पानी में हल कर लें या गर्म पानी में हल कर लें, उसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी सॉल्युबिलिटी सेम रहती है, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलो सेम रहती है। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके, पहले मैं इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा लूँ, उसके बाद मैंने एक और पॉइंट बताना है, इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े हैं अभी तक, 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर या वॉल्यूम, और तीसरा टेम्परेचर। इन तीनों में से ये तीनों पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं, ये तीनों पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं। लेकिन इनमें से जो एक है जिसको अभी मैंने पढ़ाया है टेम्परेचर, वो पोजीशन को भी चेंज करता है और वैल्यू ऑफ Kc भी चेंज कर देता है। अच्छा, एक बात होगी, आई विल डिस्कस के वो Kc को चेंज कैसे करता है, वो मैं अभी एंड पर बताता हूँ। अभी उसके बाद आप पहले देख लें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट है वो ना तो पोजीशन को चेंज करती है ना Kc को चेंज करती है। मेरी बात समझ में आ गई? इफ जो कैटलिस्ट है नीदर चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नॉर द Kc, वैल्यू ऑफ Kc कुछ भी नहीं करती। फिर सवाल यह है कि यह क्या करती है? इट स्पीड अप द रिएक्शन, इट इन बोथ डायरेक्शंस, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन तेज हो जाता है और रिवर्स में भी तेज हो जाता है। जब दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन तेज होगा तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम्स अर्लियर। क्या लफ्ज मैंने बोला है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम्स। कैटलिस्ट डालने से हमें क्या फायदा हुआ? जिस इक्विलिब्रियम को आने के लिए आधा घंटा चाहिए था उसको 10 मिनट लगे, वो 10 मिनट में इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पहले इस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम समझ आ गई बात की? ये बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में तेज नहीं करता, दोनों डायरेक्शन में तेज करता है। क्या? दोनों डायरेक्शन में तेज करता है। इट स्पीड अप द रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शंस। एज ए रिजल्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम्स। इक्विलिब्रियम की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अर्लियर हो जाती है। वो क्या हो जाती है? अर्लियर हो जाती है। क्लियर होगी बात? शाबाश। अब हम Kc पे चलते हैं। Kc क्या है बोलो? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। अच्छा, आपको मैं 11th चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि जो टेम्परेचर है वो रेट पर अफेक्ट करता है। क्या करता है? लेकिन यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर रेट पर दोनों डायरेक्शन में कैटलिस्ट की तरह अफेक्ट नहीं करता। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? कैटलिस्ट तो दोनों डायरेक्शन में अफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर दोनों डायरेक्शन में अफेक्ट। टेम्परेचर जो है वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा अफेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अभी आपने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड आना शुरू हो जाता है। रिएक्शन, इसका मतलब उसकी जो रेट है, उसकी जो स्पीड है वो अफेक्ट होती है। स्पीड भी अफेक्ट होती है, स्पीड भी। इसका मतलब जब ज़रा सुने गौर से,
जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड तेजी से आएगा, बैकवर्ड, इसका मतलब प्रोडक्ट विल फॉल, वो बोलो प्रोडक्ट तेजी से कम होंगे, जब प्रोडक्ट कम होंगे तो केसी कम हो जाएगा, वो बोलो केसी कम हो जाएगा। यानी याद रख लें रेट पर सिवाय टेम्परेचर के अभी तक जितने भी फैक्टर डिस्कस किए हैं कोई भी इफेक्ट नहीं करता। मैंने आपको लास्ट टाइम जो एग्जांपल दी थी कि 10 स्टूडेंट इधर खड़े हो जाएं, 7 उधर खड़े हैं, 2 एक ही स्पीड से आए, 2 उधर से आए, 2 इधर से जाएं और 2 उधर से, अगर उनकी स्पीड बराबर है तादाद कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर उनकी स्पीड डिफरेंट कर दी जाए, एक तरफ से तेजी से भाग के आए, दूसरी तरफ से, वहां पर फिर तादाद इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, फिर 7 और 10 की रेशो मेंटेन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है जितनी देर में वो वहां पे पहुंचे नहीं है, उधर से इधर निकल भी आए हैं, तादाद चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आपने ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर इज द वन ऑफ द फैक्टर विच कैन चेंज द वैल्यू ऑफ केसी, विच कैन, हाउ डज इट कैन चेंज, कैसे ये चेंज करता है। मैंने आपको बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जब आपने टेम्परेचर ज्यादा किया तो ये बैकवर्ड आना शुरू हो गया, और बैकवर्ड ये तेजी से आया, जब तेजी से आया रेट डिस्टर्ब हो गई, रेट चेंज हो गई, इसका मतलब प्रोडक्ट कम हो गए, रिएक्टेंट, तो केसी क्या हो गया, डिक्रीज। इसी तरह जब आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड स्पीडली से जाएगा, तो केसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, केसी क्या हो जाएगा। एंडोथर्मिक के लिए देख लें, जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, जब आप टेम्परेचर स्पीड से ये फॉरवर्ड में जाएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, बोलो ज्यादा हो जाएंगे, जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो केसी बढ़ जाएगा, केसी एंड वाइस वर्सा। इसके बाद उलट जो है वो आप खुद ही डिवाइस कर सकते हैं कि जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो ये तेजी से बैकवर्ड आएगा, तो फिर केसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां तक, इट्स ऑल ओके।